ये सबसे पहला काम होगा जो आप करने वाले हैं अगर आप चाहते हैं 3 महीने में आपको बहुत जबरदस्त परसेंटाइल लानी है। देखते हैं तो बहुत सिंपल सवाल ये बच्चे गलत कर देते हैं। फिर जब मैं पूछती हूँ कि ये कैसे रॉन्ग हो गया, भाई ये तो उम्मीद तुमसे नहीं है, बिकॉज तुमने समय पे अगर अपने डिस्ट्रैक्शंस खुद से दूर नहीं किए तो तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस तुमको तुम्हारे सपनों से कब और कितना दूर कर देंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हाय बच्चों, लेस इनपुट और मोर आउटपुट के बारे में तो तुम लोगों ने सुना ही होगा। मैं ये तो नहीं कहती कि जेईई एक लेस इनपुट वाला एग्जाम है, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव है तो लेस इनपुट का तो सवाल ही नहीं उठता। पर यार मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर उसी इनपुट से आप अपने आउटपुट को अगर मैक्सिमाइज कर लो तो उसमें बुराई क्या है। इनपुट सेम आउटपुट मोर, तो उसी की स्ट्रैटेजी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि बेटा जेईई सिर्फ इस बात की परीक्षा नहीं है कि आपने कितनी अच्छी पढ़ाई करी है, जेईई इस बात की भी परीक्षा है कि आपने मिनिमम रिसोर्सेज और मैक्सिमम रिवीजन से अपनी पढ़ाई किस तरीके से मैनेज की है और आप कैसे मिनिमम रिसोर्सेज के जरिए अपने क्वेश्चंस को मोर एक्यूरेसी के साथ हैंडल कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आप कितने डेस्परेट हो आईआईटी पहुंचने के लिए, इस बात की भी परीक्षा है जेईई। तो चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत कम बचा है हम लोग के पास में। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि 3 महीने के अंदर क्या हम आज भी 180 मार्क्स का स्कोर हासिल कर सकते हैं। मेरा जवाब है कर सकते हैं, अगर सही तरीके से पढ़ाई किए। क्योंकि कहने को बोल सकते हैं सिर्फ 3 महीने बचे हैं, लेकिन इसी बात को एक दूसरे तरीके से बोले तो हम कहेंगे 3 महीने बचे हैं। 3 महीने को किस तरीके से यूज करें, किस तरीके से हम उसको ऑप्टिमाइज करें कि हमारा जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो सके। सबसे पहली चीज मैंने लिखी है जो आपको तुरंत विद इमीडिएट इफेक्ट करनी है, मेक अ लिस्ट ऑफ हाई वेटेज टॉपिक। बहुत सारे ऐसे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे तुमको जिसमें हाई वेटेज टॉपिक्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी। इस चैनल पे भी ये वीडियोस अवेलेबल है। आप अपने कमरे में 3 चार्ट पेपर चिपका लो, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब एक स्ट्रैटेजी के तहत आपको जो सबसे ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक्स है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू और इंपॉर्टेंस, आपको उस चार्ट पे लिखते चले जाना है, ठीक है। ये सबसे पहला काम होगा जो आप करने वाले हैं अगर आप चाहते हैं 3 महीने में आपको बहुत जबरदस्त परसेंटाइल लानी है। तो आपने कमरे में 3 चार्ट पेपर चिपका लिए जिसपे सब्जेक्ट वाइज हाई वेटेज टॉपिक्स ऑलरेडी इंडिकेटेड है। अब आपको 7 डेज का टाइम टेबल बनाना है, बहुत दूर की नहीं सोचनी है। 7 दिन का टाइम टेबल बनाना है विद इमीडिएट इफेक्ट। और 7 दिन का टाइम टेबल किस तरह बनाना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, एक स्ट्रैटेजी ये कहती है कि अगर आप पीछे पड़ गए उन टॉपिक्स के जो आपको या तो टफ लगते हैं या आपसे हैंडल नहीं हो रहे और आप बार बार, या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं है उस वजह से आप छोड़ देते हो, तो उनके अगर आप पीछे पड़ोगे शुरुआत में ही, लेटर से कि आपने कल से ये अपना टाइम टेबल स्टार्ट किया और कल मॉर्निंग में आपने वो चैप्टर उठा लिया जो आप काफी टाइम से कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं क्योंकि शायद आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो अब उसको मत उठा। कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत जरूरी है। 7 दिन के टाइम टेबल में पहले 3 दिन होते हैं जिसमें आपके कॉन्फिडेंस गेनिंग चलती है। तो आपका टाइम टेबल कुछ इस तरीके से सेट होना चाहिए कि फर्स्ट जो 3 डेज हैं उसके अंदर आप जो कर चुके वाले टॉपिक्स हैं उनको अच्छा रिवीजन दो। और रिवीजन का तरीका पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी रीडिंग, या फिर कोई भी जो ऑथेंटिक रिसोर्स है उसकी रीडिंग, या फिर शॉर्ट नोट्स की रीडिंग, या फिर फॉर्मूलाज की रीडिंग अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज। तो पहले अपने किए हुए चैप्टर्स को करके अपना नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ाओ तुम, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके 3 या 4 या जो भी दिन बच रहे हैं आपके किए हुए चैप्टर्स के बाद, उसमें कम से कम हर वीक में एक ऐसा चैप्टर डालें जो आपके लिए जी का जंजाल बना हुआ है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैं कर नहीं पाऊंगा, तो वो हर सब्जेक्ट में एक ऐसा चैप्टर प्रति वीक आपका इंक्लूडेड होना चाहिए। तो ये 7 डेज का आपको टाइम टेबल लगाना है। दैट टू आप किसी डायरी में या कोई भी किताब या कोई भी बुक अपने सामने रख सकते हैं और ये टाइम टेबल आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस टाइम टेबल में जैसे जैसे आपका चैप्टर होता जाए आप उसको टिक लगाते जाओ, इससे एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। भरोसा करो, जब आप काम करके उसको डन कर देते हो तो उसे आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है और कॉन्फिडेंस के साथ आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। दैट्स अ फैक्ट। आप 5 चैप्टर करके देखो, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होगा और आपको अगले चैप्टर्स करने में ज्यादा आसानी होगी। शुरू के चैप्टर्स करने में थोड़ी स्पीड स्लो होगी, बाद में स्पीड बढ़ेगी क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर आपको क्या करना है, टोटल आपके कितने यूनिट्स है, मैं ये मानती हूँ 30 यूनिट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के रफली, तो 90 यूनिट है। अब दिन भी 90 यूनिट भी 90, तो इसका मतलब है हमारे पास तो एक दिन का एक ही यूनिट है करने का। अब चाहो तो तुम्हारे पास 2 तरीके हैं। माइनर लेवल पे अगर मैं टाइम टेबल को एक्सप्लेन करूं तो तुम्हारे पास 2 तरीके हैं। या तो तुम एक दिन में किसी एक सब्जेक्ट की एक यूनिट निपटा दो सुबह से लेकर शाम तक, इंक्लूडिंग आपके वीडियो लेक्चर्स, इंक्लूडिंग आपकी प्रैक्टिस, इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी रीडिंग। दूसरा तरीका ये होता है, कुछ ये इस स्ट्रैटेजी के तहत भी काम करते हैं कि जो हम कहते हैं ना बुफे लगा होता है, तो बुफे में जब बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ फूड होता है तो हमसे थोड़ा ज्यादा खाया जाता है। तो आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो, उसमें क्या आपको वैरायटी मिल गई। तो वैरायटी से भी कई बच्चों का दिमाग जो है वो ज्यादा अच्छा काम करता है कि आधा दिन हम फिजिक्स पढ़ेंगे, आधा दिन केमिस्ट्री, अगले दिन आधा दिन हम मैथ्स पढ़ेंगे, आधा दिन फिजिक्स, ऐसे करके 2 सब्जेक्ट्स पर डे लेकर के भी अपनी एफिशिएंसी को आप इंप्रूव कर सकते हो। बट ये आपका कॉल है। मैं ये बोलूंगी अभी ऑन इमीडिएट इफेक्ट आप 7 डेज का टाइम टेबल बनाओ और 7 डेज के टाइम टेबल में 7 यूनिट डालो, तीनों सब्जेक्ट की मिला, ठीक है। आपने क्या कर ली, 2 3 डाल दी, मतलब किसी एक में 3 डाल दी और बाकी दोनों सब्जेक्ट में 2 डाल दी। जो आपको थोड़ा इजी सब्जेक्ट लगता है, जो सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ है उसकी 3 डाल दो, जो सब्जेक्ट थोड़े टफ लग रहे हैं उनकी 2 यूनिट्स पहले ही हफ्ते में आप
अरेंज कर लो, ठीक है। ये करके आपने अपना टाइम टेबल सेट किया। टाइम टेबल तो बना लिया मैम, लेकिन अब टाइम टेबल फॉलो करेंगे कैसे करेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो करना क्या है आपको, केमिस्ट्री की होने के नाते मैं तो ये बोलूंगी कि केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी जो होती है वो भगवान होती है, संकट मोचन हनुमान जी होती है। इनऑर्गेनिक के लिए तो स्पेशली एनसीईआरटी से बाहर बेटा कुछ आता ही नहीं है, लेकिन आप जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हो वो ऑथेंटिक होने चाहिए। इनऑर्गेनिक के लिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूंगी कि आप डेली के 15-20 मिनट या आधा घंटा इनऑर्गेनिक के लिए रखो। एक महीने में तो इनऑर्गेनिक आपकी बिल्कुल चुटकियों पे आ जाएगी, फिंगर्स पे आ जाएगी। आपको लगेगा यार ये तो इतना टफ नहीं था। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ना भी आसान है, फॉर्म करना भी आसान है और स्कोर लाना भी आसान है। तो जो बच्चे केमिस्ट्री की इस गुत्थी को समझ चुके हैं या इस राज को जान चुके हैं, उनका स्कोर डेफिनेटली बाकी लोगों से ज्यादा होने वाला है फॉर श्योर। तो केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी आपकी मस्ट है। अगर कोई आप रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं करें कि मैं एक चैप्टर कर रहा हूं तो मैंने 25 किताबों से कर लिया, 10 किताबों से कर लिया, नहीं, अब उतना समय नहीं है। बहुत लिमिटेड बट ऑथेंटिक रिसोर्सेज आपको यूज करने हैं। रिवीजन सबसे ज्यादा होना चाहिए। कई बार मैं बहुत अच्छे बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं और हम देखते हैं तो बहुत सिंपल सवाल ये बच्चे गलत कर देते हैं। फिर जब मैं पूछती हूँ कि ये कैसे रॉन्ग हो गया, भाई ये तो उम्मीद तुमसे नहीं है, तो ये बोलते हैं कि मैम भूल गए क्योंकि रिवीजन नहीं किया हुआ था। तो रिवीजन कंटिन्यू रहना चाहिए। रिवीजन करने का तरीका पीवाईक्यूज जितने ज्यादा अटेम्प्ट करोगे आपके दो फायदे होंगे। एक तो आपको क्वेश्चन एक्सप्लोजर मिलेगा, दूसरी चीज है पीवाईक्यू करने से हमें खुद से पता लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। इसके लिए हमें किसी वीडियो पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती। पीवाईक्यू करते करते हमें पता लग जाएगा। तुम केमिकल बॉन्डिंग के पीवाईक्यू करके देखो, तुम्हें पता लग जाएगा एमओटी सबसे इंपॉर्टेंट, VSCPR सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम एस ब्लॉक के पीवाईक्यू करके देखो, तुम्हें पता लग जाएगा कि सॉल्वे प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जब तुम पीवाईक्यूज करोगे तो तुम्हारा खुद का भी एक जजमेंट होगा और अपना जजमेंट सबसे बेस्ट होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे पढ़ना है ना। आगे मैं प्रोसीड करूंगी। अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखो बेटा। एक खराब माइंडसेट के साथ अच्छा बच्चा भी खराब परफॉर्म कर सकता है और एक पॉजिटिव और अच्छे हेल्दी माइंडसेट के साथ में कई बार आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाई के होते, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि आपको सक्सेस कैसे मिल जाती है। तो माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रखना है। डिस्ट्रैक्शंस जो है वो आने ही नहीं देने, क्योंकि अभी भी अगर हम डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम IIT जाना चाहते ही नहीं है। अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होते हो, पल पल में तुम मोबाइल देखते हो, चेक करते हो, और भी 10 चीजें होती हैं डिस्ट्रैक्शंस की तुम्हारी एज में, तो मैं ये बोलूंगी बेटा, डोंट लेट योर हार्मोन्स हाईजैक योर इंटेलिजेंस। अपने इंटेलिजेंस को प्लीज हाईजैक मत होने दो, बिकॉज तुमने समय पे अगर अपने डिस्ट्रैक्शंस खुद से दूर नहीं किए तो तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस तुमको तुम्हारे सपनों से कब और कितना दूर कर देंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अगर मैं स्लीप पैटर्न्स की बात करूं तो बेटा स्लीप पैटर्न्स बहुत सारे बच्चों के बहुत खराब होते हैं। अब एग्जाम जब पास आ रहे हैं तो कोशिश करो कि आप सुबह 5:30 बजे उठने वाला अर्ली राइजर वाला शेड्यूल अपनाओ, क्योंकि जो बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं उनकी डेफिनेटली पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छे आउटपुट्स निकल करके आते हैं। दूसरा, उनका एग्जाम टाइम पे दिमाग अच्छा चलता है, ये फैक्ट है। आप ये मत सोचना कि मैं रात को 4 बजे तक पढ़ लेता हूँ, सुबह मैं 10 बजे उठता हूँ या 9 बजे उठता हूँ, तो ये बहुत गलत कर रहे हो तुम, क्योंकि एग्जाम टाइम पे तो तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलेगा, भले तुम कितने भी अच्छे से तुम्हारी तैयारी क्यों ना हुई हो। तो बैड स्लीपिंग पैटर्न्स नहीं होने चाहिए। ईटिंग हैबिट्स, जंक फूड वंस इन अ व्हाइल चलता है, मना नहीं करूंगी, बट डेली बेसिस पे यार पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं, आज बर्गर ऑर्डर कर देते हैं, पढ़ाई करके दिमाग खराब हो जाता है, तो मूड को अच्छा करने के लिए चलो आज कुछ तो डिफरेंट खा लेते हैं, मैगी बना लेते हैं, हाक्का नूडल्स ऑर्डर कर लेते हैं। बेटा ये फैक्ट है कि जो आपका जंक फूड होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के सिग्नलिंग सिस्टम को हैम्पर करता है। आपको एंग्जाइटी ज्यादा होगी, कोर्स कंप्लीशन का डर ज्यादा लगेगा अगर आप बहुत सारा जंक फूड पर डिपेंडेंट है, डिप्रेशन जल्दी आता है। तो अच्छा हेल्दी फूड, घर का बना हुआ फ्रेश खाना खाओ, और वंस इन अ व्हाइल जंक फूड चलता है। मूविंग अहेड, सिलेबस कंप्लीशन को आपको मैंने 31 दिसंबर से 10 जनवरी तक का टेंटेटिव शेड्यूल डाला है। 31 दिसंबर, देखो कुछ बच्चों का तो अभी भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो बच्चे अभी सिलेबस कंप्लीशन के नहीं है, मतलब जिनका अभी नहीं है वो स्टेटस, तो वो 10 जनवरी तक तो कोशिश करो कि हमारा वाइंड अप हो जाए। इसके लिए तुम्हें 12 घंटे एटलीस्ट दिन में पढ़ना पड़ेगा। मैंने 10 घंटे भी डाल दिया, उसको आप 9 घंटे भी कर सकते हो, क्योंकि 12th के बच्चे तो अभी स्कूल जाते हैं, तो डेफिनेटली ऐसा है। और अगर आप ड्रॉपर हैं तो फिर तो आपको सिर्फ पढ़ना है, खाना है, सोना है, खाना ज्यादा नहीं है, सोना भी ज्यादा नहीं है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब रूटीन मैंने किस तरीके का बनाया, एक स्कूल जाने वाले बच्चे का ड्रॉपर इसी रूटीन में क्या मॉडिफिकेशन करेंगे वो बताती हूँ। 5:30 बजे आपको उठना है, 6 बजे आपको क्विक रिवीजन, अभी इस टाइम पे मैं इनऑर्गेनिक प्रेफर करती हूँ कि इनऑर्गेनिक में रिवीजन प्लस नया कुछ कर लो, क्योंकि इनऑर्गेनिक लर्न करने की चीज़ है और लर्न करने का बेस्ट टाइम सुबह होता है। चलो आपको मन नहीं कर रहा सुबह उठते ही कि मैम इनऑर्गेनिक जितना भद्दा सब्जेक्ट नहीं करेंगे, कुछ अच्छा कर लो अपने मन का, पर रिवीजन के लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि 30 मिनट्स है, तो 30 मिनट्स में अगर आपने एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स देख लिए, हाईलाइट्स पढ़ ली, फॉर्मूलाज पढ़ लिए, मतलब स्लैश और लगा देना बीच में, तो बड़ा सही हो जाएगा आपका, शुरुआती दिन की बड़ी अच्छी हो जाएगी। 6:30 बजे स्कूल के लिए आप तैयार हो जाएं। जो 12th के बच्चे हैं और जो ड्रॉपर्स हैं वो
वो 6:30 बजे एक छोटा सा ब्रेक ले लें, और ब्रेक ड्रॉपर्स के लिए तो मैं कहूंगी 6 से 7 या 7:30 तक रिवीजन प्लान करें। 6:30 बजे स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल जाते हैं, 7 से 2 का स्कूल होता है। स्कूल इतना ही जाएं जितना बेयर मिनिमम जरूरी हो, मिनिमम से एक दिन भी ज्यादा स्कूल नहीं जाएं आप। मतलब इस हद तक आपको छुट्टी करनी है कि इसके बाद एक भी छुट्टी मैं लूंगा तो या तो मेरे प्रैक्टिकल्स में बर्बाद हो जाऊंगे या स्कूल वाले मुझे स्कूल से निकाल देंगे, क्योंकि वहाँ बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो स्कूल बिल्कुल कम जाना है, और जब आप स्कूल से 2 बजे आ जाते हैं तो 2:30 बजे आपका लंच और थोड़ा सा पावर नैप से दिमाग वापस से रिफ्रेश हो जाता है। 3 बजे आपको वापस अपने पढ़ाई पे बैठना है। 6 बजे तक आपको फिर पढ़ना है, 3 से 6 में आप अपने वीडियो सेशंस देख सकते हो। उसके बाद एक स्नैक ब्रेक ले लो। सपोज आप कोई लाइव सेशन में बैठे हो, मतलब जैसे हम लोग के यहीं होते हैं कि 4 बजे तक सेशन चल रहा है, तो आपका स्नैक ब्रेक भी उस वीडियो सेशन के दौरान हो सकता है। या फिर आप अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो तो एक तो स्पीड बढ़ा के देखो 1.5x या 2x पे, और फिर अपना स्नैक ब्रेक प्रॉपर्ली एंजॉय करो। आधे घंटे बाद 6:30 बजे वापस आपको पढ़ाई पे बैठना है। 8:30 बजे आपको डिनर और माइल्ड वॉक कर लो। वॉक करने से थोड़ा बॉडी अच्छा रहता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। 9 बजे आपको क्या करनी है, वापस पढ़ाई पे बैठना है। 11 बजे आपका बेड टाइम हो जाएगा। 11 से 5:30 आपका बेड टाइम है। 6-6.5 घंटे की नींद एक एस्पिरेंट के लिए आज की डेट में इनफ है। ड्रॉपर स्कूल वाले टाइम को भी यूज करें, और स्कूल वाले बच्चे भी स्कूल ना जाकर के काफी बार स्कूल वाले टाइम को यूज करें। आपका कोर्स देखना ऐसे खींचेगा। आपको लग रहा होगा मैम ये टाइम टेबल तो आपने बहुत हेक्टिक बना दिया, बहुत ज्यादा ही जबरदस्त बना दिया, एकदम भरा पड़ा है। तो बेटा अभी भी हम भरे हुए टाइम टेबल को नहीं फॉलो करेंगे तो कब करेंगे। ये एग्जाम जो है वो छोटी मोटी चीज तो है नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। मतलब IIT तक तो मैं कहती हूँ वही पहुंचेगा जो डिजर्व करेगा और जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा। फिर 5-10% लक भी होता है, बट हाँ हम अपनी तरफ से एफर्ट नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को कैसे मैनेज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, सबसे इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि ये परसेंटाइल नहीं है, परसेंटेज है। जैसे बोर्ड की परसेंटेज नहीं होती, हर सब्जेक्ट में 100 में 100 नंबर नहीं लाने तुमको। एक तो अपना दिमाग बिल्कुल क्लैरिटी रखो, एलिमिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है रादर देन सिलेक्शन। आपको 90 में से 90 यूनिट्स नहीं करनी। अब ये वो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमारी तो 90 यूनिट्स बहुत अच्छी हैं, तो भैया तुम तो फिर बहुत ही अच्छे हो। लेकिन कुछ बच्चे वो भी है ना जो कि अभी एवरेज है, जिनका पूरी तरीके से प्रिपरेशन नहीं हुई। तो मैं कहूँगी अपना दिमाग जो है वो माइंड ब्लॉक सबसे पहले क्लियर करो कि मेरे को 90 यूनिट्स नहीं करनी, मेरे को तो सबसे बढ़िया और बेहतरीन 75 to 80 यूनिट सेलेक्ट करनी है। अगर मैंने 80% कोर्स भी अपना टाइम पे निपटा दिया बिफोर JEE मेंस एग्जाम, मैं राजा हूँ, स्कोर आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो स्मार्टली हैंडल करना है, हार्डवर्क करना है, बट वो भी स्मार्टली, ताकि अपना आउटपुट जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो अब देखो मैंने यहाँ पे 2 चीजें लिखी हैं। पहली चीज क्या है, जरा इसको ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज है, अगर आपका कोई सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, अब यहाँ मैं जनरली बोलूंगी कि ये वाला केमिस्ट्री ही होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में लेस इनपुट मोर आउटपुट सब्जेक्ट है। कम पढ़ेंगे, कम पढ़ के अच्छा स्कोर ले सकते हैं, और जो बच्चा केमिस्ट्री के इस राज को जानता है उसका स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है। तो ये 80 मार्क्स वाला आपका सपोज केमिस्ट्री है, 60 वाला फिजिक्स हो सकता है इन जनरल, 40 वाला जो है वो जनरली मैथ्स होता है। अब इसमें आप जजमेंटल मत होना। कोई बच्चा कहेगा मैम मेरी तो मैथ्स सबसे अच्छी है, तो बिल्कुल यार गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी होनी चाहिए, और मतलब मुझे तो इससे ज्यादा खुशी हो ही नहीं सकती कि तुम्हारी मैथ्स सबसे अच्छी है, पर ये जनरल होता है। तो मैथ्स के लिए इतने सेंटी हो रखे हो कि मैथ्स के चक्कर में आपने अपना तगड़ा सब्जेक्ट भी बिगाड़ लिया। आप सपोज ये समझ रहे हो कि मैथ्स तो मेरी अच्छी नहीं है, मेरा कुछ हो नहीं पाएगा, उस चक्कर में आप मैथ्स के इतने पीछे पड़ रहे हैं 3 महीने, क्योंकि जिसमें आपका स्कोर बन सकता था उसकी भी लुटिया डूब गई, वो चीज भी हमारी डैमेज हो गई। केमिस्ट्री में हमको थोड़ा भी टाइम देते अच्छा सा स्कोर ले आते, हमने वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम मैथ्स के पीछे पड़ गए या हम फिजिक्स के पीछे पड़ गए। ये चीज मैं आपको आज इस वीडियो में सिखाने आई हूँ कि माइंड ब्लॉक रिमूव करो। तीनों सब्जेक्ट भन्नाटेदार बहुत शानदार करने जरूरी नहीं है। आपको एक सब्जेक्ट बहुत शानदार करना है, उसके बाद एक मॉडरेट करना है, और एक आपका जो वीक है उसमें किस तरह से जुगाड़ कर लो, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर करके, PY की उसकी प्रैक्टिस कर करके, कि 40 नंबर का जुगाड़ हो जाए। सपोज करो मैम मेरा तो कोई भी सब्जेक्ट बहुत अच्छा नहीं है, बट हाँ मेरे 2 सब्जेक्ट मॉडरेट लेवल पे हैं, तो 2 सब्जेक्ट जो मॉडरेट लेवल पे हैं उनको इतना अच्छा कर लो कि उनमें 70 स्कोर आ जाए, और फिर जो वीक है उसमें 40 भी चलेगा। वो वीक कोई भी हो सकता है, मतलब मैंने एक मैथ्स का एग्जाम्पल दिया, वो मैथ्स हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, इवन किसी बच्चे को केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता तो केमिस्ट्री भी हो सकता है। तो बेटा जो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है उस पे बहुत ज्यादा नहीं टाइम इन्वेस्ट करो, मतलब करो लेकिन बैलेंस करके करो। और जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको आप टाइम नहीं दे रहे हो ये सोच के कि इनमें तो मैं फोड़ दूंगा, और वीक के पीछे अपन ने पूरा ही टाइम लगा दिया, तो ये एक गलत स्ट्रैटेजी हो सकती है। ठीक है, मूविंग अहेड, मैंने फिर से वो स्लाइड लगाई है कि आपको करना क्या है। NCERT अच्छे से करनी है केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक में तो स्पेशली, और डेली वो जो सुबह का 6 से 6:30 वाला टाइम है उसको तो इनऑर्गेनिक को के लिए डेडिकेट कर दो। 1 महीने बाद यही मैं और यही तुम मुझे जरूर इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आके बताना कि मैम इनऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं लेस इनपुट एंड मोर आउटपुट। ठीक है, और रिसोर्सेज ऑथेंटिक लेने हैं बाकी सभी सब्जेक्ट्स में, और मिनिमम रिसोर्सेज लेने हैं। 10 किताबें ही देखनी है, कम किताबें, लेकिन बहुत बार रिवीजन। अगर आपने NCERT कर ली तो आप उसका मल्टीपल रिवीजन अपने दिन भर के स्केड्यूल में डालो। एक चैप्टर ऐसा हो कि आपने 2 घंटे में उसको फुल रिवाइज किया, लेकिन उसका नंबर वापस जल्दी कम बैक करो उसको अपने शेड्यूल में। 10 दिन बाद फिर उस चैप्टर को कम बैक करो। ठीक है, और जितने उस चार्ट में टिक लगेंगे हाई वेटेज वाले टॉपिक्स, उतना तुम्हारे को कॉन्फिडेंस आएगा, और जितना तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा उतनी पॉजिटिविटी और उतनी स्पीड। PYQs हद से ज्यादा करने हैं ताकि तुम अपना जजमेंट डेवलप कर सको कि यार
क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। टाइम बाउंड स्टडी करना, लेट के चद्दर ओढ़ के आराम से ख्यालों में खोए हुए वो जो तारे ज़मीं पर वाला जो सीन क्रिएट होता है ना, वो नहीं करना। आपको फास्ट करना है, अपने लिए एक टारगेट सेट करो कि मुझे इतनी देर में ये करना है, और कोई क्वेश्चन जो है वो मैं उसके पीछे पड़ गया, मुझसे नहीं हो रहा, आज वो समय आ चुका है, छोड़ दो, ठीक है। कोशिश करो कि ऐसे मॉक टेस्ट वगैरह भी ऐसे करो जिसमें तुम्हें सोल्यूशन तुरंत मिल जाए, क्योंकि कभी कभी हम ऐसे डाउट्स में अटक जाते हैं जहां हम टीचर्स के पीछे पड़े रहते हैं, टीचर्स टाइम नहीं दे पाते हैं, तो हमारा बहुत टाइम उन क्वेश्चंस को सोचने में, दिमाग की एनर्जीज वेस्ट हो जाती है। तो कोशिश करो आप सॉल्यूशन जहां अवेलेबल हो, ताकि जहां भी आपको सवाल गलत हुआ तुरंत रेफर कर सको कि ये रहा सॉल्यूशन, और अपनी गलती आपको पहचानने में जरा भी देर ना लगे। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है और टाइम बाउंड करनी है, टाइम अनलिमिटेड नहीं है आपके पास, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अगर ये नहीं जानते हैं तो मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि हमारा जीवन बैच वो JEE 2024 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको 200+ लाइव क्लासेस देखने को मिलती हैं, रिकॉर्डिंग्स की एक्सेस मिलती है, PDF नोट्स मिलते हैं, DPPs मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलती है, #1 टीचर्स मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो कितना भी अच्छा बच्चा क्यों ना हो, मैं कहूंगी एक सही गुरु के बिना अधूरा है। मतलब एक अच्छे बच्चे को सक्सेसफुल बनाने के लिए सही गाइडेंस बहुत वैल्यूएबल होती है, और यहाँ आपको सही गाइडेंस इसलिए मिल रही है क्योंकि स्पेशली पैटर्न यहाँ बनाया गया है, वो इसके मद्देनजर बनाया गया कि बच्चे का टाइम नहीं वेस्ट हो। लेट अस टेक एन एग्जांपल। आप एक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपके मन में जरूर आएगा कि सही आंसर क्या है, आपने क्लिक किया, आंसर चेक किया, आपके मन में आएगा कि ये मैंने ये क्यों नहीं किया, आप सॉल्यूशन रेफर करोगे। कहीं टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी का डाउट के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। तो इतनी बारीकियों पे ध्यान देते हुए ये चीजें क्यूरेट की गई हैं, तो डेफिनेटली इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और जीनियस बैच हमारा क्लास 11 का, जिसमें 100 से ज्यादा लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, नोट्स आपको हाथों हाथ मिलते हैं, DPPs आपको चैप्टर स्टार्ट होने से पहले अवेलेबल कराई जाती है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको हर बैच में फ्री मिलती है, और बहुत नॉमिनल प्राइसेस में आपको इन बैचेस की एक्सेस मिलती है। उसके अलावा आप टेस्ट सीरीज जो है वो भी ले सकते हो, पर मैं कहूंगी कि टेस्ट सीरीज के अगर आप बैच के साथ टेस्ट सीरीज बाय करते हो, उससे बेहतर और कुछ नहीं है, ठीक है। फ्री कंटेंट जितना भी अवेलेबल है, बहुत सारा अवेलेबल, 90 यूनिट सब पे फ्री टेस्ट अवेलेबल है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको जरूर करो। जहां अटक रहे हो, हम लोगों ने सारी तैयारी करके रखी हुई है, आप आओ तो सही, आप पे तुम्हें अमेजिंग फील होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि टेस्ट टेकिंग एक्सपीरियंस कोई भी चीज है, आपने अगर गलत आंसर किया आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आपने सही आंसर किया आपका स्कोर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, और इस वीडियो को लाइक करना बेटा, शेयर करना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के साथ हम इस चैनल पे आने वाले हैं। पढ़ाने में हम कहीं पीछे हैं नहीं, सारी वो सीरीज इस चैनल पे ऑलरेडी चल रही हैं, और अपकमिंग बहुत ऐसी सीरीज आने वाली है जिससे आपको JEE में अमेजिंग बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। विद दैट, लव यू ऑल,